देखो हम लोग प्रकाश की स्टडी कर रहे हैं। हम आपको पहले फिर थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं। हम लोग प्रकाश की कई घटनाओं को पढ़ना है। आज भी कुछ चीज़ों को सीखेंगे और देखेंगे क्या चीज़ है। अभी हमने स्पेशली क्या पढ़ पाए हैं, परावर्तन, और इससे संबंधित थोड़ा सा पढ़े हैं दर्पण, क्योंकि दर्पण से ही परावर्तन कराया जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, अपवर्तन। अपवर्तन में जो इफेक्ट आया वो आया अपवर्तना, इसको अलग से भी थोड़ा पढ़ना पड़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, अपवर्तन दो तरह से हो रहा था, लेकिन इसमें लेंसुस की स्टडी की है। मतलब मेन फैक्ट जो आपके हैं वो यही थे जो आपने प्रकाश में पढ़ा है। इसको मैं बार फिर भी कॉल करा दें। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की एक घटना है। अच्छा, सबसे पहले इसमें प्रकाश आना चाहिए, जो कि एकदम पहले लेक्चर में आपको बताया गया था। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात और माध्यम दोनों में चल सकता है या संचरित होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के भांति गतिमान होता है, मतलब अनुप्रस्थ तरंग की तरह चलता है। नेक्स्ट आपने फैक्ट पढ़ा था कि प्रकाश की चाल निर्वात में 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आगे आपने पढ़ा था कि प्रकाश की अगर हम बात करें तो ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तुओं को देखने में मदद करता है। लेकिन जो हमारा मेन फैक्ट रहा वो रहा प्रकाश द्वितीय प्रकृति का होता है, डबल नेचर का होता है। ये कण और तरंग दोनों के साथ व्यवहार करता है। हम इसके कुछ इवेंट्स पार्टिकल नेचर में पढ़ते हैं और कुछ इवेंट्स वेव नेचर में पढ़ते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जो डबल नेचर रखता है, दो कैरेक्टर रखता है, एक तो कण का प्रकृति और एक तरंग का प्रकृति। ये कण भी है और तरंग भी होता है। तो हमें कण प्रकृति और तरंग प्रकृति में हम लोग जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो इसके लिए आपकी फिजिक्स में दो अलग अलग ब्रांच भी बना दिए गए हैं। एक को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स और एक को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर की स्टडी क्या करते हैं और वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर की स्टडी करते हैं। जो रे ऑप्टिक्स है उसमें हम कई घटनाओं को पढ़ते हैं, जैसे परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, वर्ण विक्षेपण, परिकिरण, पूर्णात्मिक परावर्तन, ऐसे कई हम अपने को बताए हैं कि हम लोग इन घटनाओं को पढ़ते हैं। उसमें पहली घटना जो प्रकाश की थी वो क्या थी, परावर्तन, और दूसरी घटना क्या थी, अपवर्तन। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और समानताएं क्या है। परावर्तन और अपवर्तन में दोनों सब में एक समानता ये देखी गई है कि दोनों में ही प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, मतलब अपने रास्ते से हट जाता है। लेकिन परावर्तन और अपवर्तन में जो भिन्नता है उसमें ये भिन्नता है कि परावर्तन में प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में नहीं जाता, वो अपने ही माध्यम में लौटता है, जबकि अपवर्तन में दूसरे माध्यम में चला जाता है। तो दोनों के गुण एक जैसे हैं। परावर्तन में भी प्रकाश अपने रास्ते से भटक जाता है अर्थात विचलित हो जाता है, और अपवर्तन में विचलित हो जाता है। परिभाषा कैसे देते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होता है तो वह विचलित होकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है। वह अपने मार्ग से विचलित होकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जबकि अपवर्तन में बताते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, वहां भी विचलित होगा, हट जाएगा। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वहां तो ये भी बताया जाता है कि जब वो विरल से सघन में जाता है तो अवलंब की ओर झुकता है, जब सघन से विरल में जाता है तो अवलंब से दूर झुकता है। परावर्तन के वहां नियम थे, आपने याद आना होगा। परावर्तन के दो नियम थे, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण आई और आर समान होते हैं। जबकि इसमें भी दो नियम थे। अपवर्तन के दो नियम में क्या था, आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात नियत होता है, इस स्नेल का नियम भी करते हैं। उसके बाद हमने उसमें दर्पण पढ़ा था। दर्पणों से ही परावर्तन होता है, और दर्पण में आपको बताया होगा ये चिकना तल होता है जिसका एक पृष्ठ पॉलिश किया गया होता है या लेप किया गया होता है। क्या किया गया होता है, पॉलिश किया गया होता है। ये एक चिकना तल होता है जिसका एक पृष्ठ लेप किया गया होता है या पॉलिश किया गया होता है। आपको बताया गया होगा दर्पण दो तरह के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, जबकि गोलीय दर्पण दो तरह के थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऑलवेज नेगेटिव होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इससे कैसे इमेज बनते हैं, क्या कंडीशन है, क्या फार्मूले हैं, वो भी आपको बताया गया। यहाँ पे अगर आपने कल पढ़ा तो अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा, अपवर्तनांक के बारे में आपको बताया गया, क्या बताया गया था,
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। आपको बहुत बेसिकली याद होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 and 2, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। उससे बहुत से रूल्स को भी देखा कि हम उसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं और भी चेंजेस कर सकते हैं। फिर हमने उसके आगे स्टडी जब किया तो क्या पढ़ा, लेंस। लेंस हमने बताया दो तरह का होता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। लेंस का परिभाषा क्या था, दो समतल या गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, दो समतल या गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम। लेंस क्या रहता है, वो है लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, जबकि जो बीच में पतला और किनारे मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। लेंस भी तीन तरह के रहे, समतलोत्तल, अवतलोत्तल, उभयोत्तल, या अवतल में आप देखोगे तो समतलावतल, उत्तलावतल या उभयावतल, ऐसे हमने निकाला। उसमें देखने के बाद हमने ये भी देखा कि उत्तल लेंस की फोकल दूरी पॉजिटिव थी जबकि अवतल लेंस की नेगेटिव थी। हम लोग फिर फार्मूला अपवर्तन की बात करें तो दो तरह से अपवर्तन किए, एक समतल पृष्ठ द्वारा, एक गोलीय पृष्ठ द्वारा। समतल पृष्ठ द्वारा फार्मूला आया HPL/HDL = जबकि गोलीय वाला आया L/V - 1/U = N - 1/R। फिर हमने उससे लेंस पे गए, लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए फार्मूला लिखा 1/F = N - 1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। लेंस लेकर फार्मूला लिखा गया 1/F = 1/V - 1/U। फिर हमने फोकल दूरी ज्ञात करने का अगला जो मेथड लिखा वो विस्थापन में लिखा A² - D²/4A या फिर A² - D²/4A। हमने फिर उसको सॉल्व करने के बाद बताया कि लेंस की कटिंग की जा सकती है। कटिंग करने में अगर हम गैर कटिंग करते हैं तो उसकी फोकस दूरी डबल हो जाती है, लेकिन तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर हम अनुप्रस्थ कट करते हैं तो उसकी तीव्रता आधी हो जाती है, लेकिन फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे हमने बहुत सी चीजों को पढ़ते रहे, लेकिन आज जो आपको पढ़ना है वो उसके फैक्ट से थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रांति कोण। क्या पढ़ेंगे, क्रांति कोण। हम पीछे का आपको रिकॉल करा रहे थे वो। इन बातों को समझने के लिए हम आपके व्हाट्सएप पे जस्ट ही नोट्स भेजने वाले हैं, क्योंकि नोट्स का PDF बना के हम भेज देंगे, पूरी चीजें वहां लिखी रहेंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। दोबारा आपके वीडियोस भी उस पे जा रहे हैं, जो लोग सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं वहां से सब्सक्राइब करके वो देख सकते हैं। वहां पे हर एक वीडियो बार-बार आप लास्ट फरवरी तक देख सकते हो। क्रांति कोण की बात करें क्रिटिकल एंगल की, तो इसको हम किससे दिखाते हैं, माइंड को एकदम फ्रेश कर लेना। अब पीछे किसी भी बात याद करना, सिर्फ समझ लो हमें कुछ नहीं आता, हम लोग एक नई चीज को समझने जा रहे हैं। क्या नाम है, तो नाम दिया गया इसको समझने के लिए। आपको फिर ये अपवर्तन से रिलेटेड चल रहा है, किससे, अपवर्तन वाला पहले वीडियो में पहले क्लास में चला था, अपवर्तन वाला 2 क्लास चला है और अपवर्तन का फिर लास्ट सेक्शन बच रहा है। क्रांति कोण की अगर बात करें तो आपको पता होगा हमारे पास माध्यम 2 तरह के होते हैं, एक विरल और एक। और अगर कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए, क्या वो सीधे चली जाती है, अविलंब से दूर हटती है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाती है, और इसको हम आई बोलते हैं, और इसको आपतन कोण और अपवर्तन। अच्छा, हम इसको थोड़ा और तिरछा भेजे तो ये और झुकेगा कि नहीं, अगर इसको और तिरछा करेंगे तो ये और झुकेगा। एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा कि जब एकदम ये यहाँ भेजने के बाद ये किस पे क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। मतलब यहाँ अपवर्तन कोण का मान कितना बनने लगेगा, जब ये 90 बनने लगता है तब यहाँ वाले आई का नाम क्या दे दिया जाता है, मतलब उसी आई का नाम सी हो जाता है जब वहाँ आर का मान क्या बन जाए 90, मतलब झुकते 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 एकदम इसी प्लेन में आ जाए। समझ में आया, इस कोण को ही हम क्रांति कोण कहते हैं। देखो कैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को डिफिनेशन रटना बहुत गलत बात होती है। अगर आप डिफिनेशन रटते हो तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। जब भी हमारे दिमाग में क्रांति कोण की बात आती है तुरंत हमारे दिमाग में ये फिगर बन जाता है। और हम यही कहते हैं कि जब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाता है, उस कोण को क्या कहते हैं, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। क्लियर हुआ। क्रांति कोण को फिर से बताओ क्या कहेंगे, सघन में माध्यम में बना वह
जो गिरा होता है आपतित किरण है ना, तो आपतन कोण बनता है। और अपवर्तन की घटना हो गई तो अपवर्तन कोण कहते हैं, और जब परावर्तन की घटना होती है तो परावर्तन कोण कहा जाता है को। तो अगर हम कैसे बोलेंगे, सघन माध्यम में बना वह है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, अब स्नेल का नियम चूंकि आपने तो ये पढ़ ही लिया है कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू ये होता है। अगर विरल को हम पहला माध्यम माने, इसको दूसरा माध्यम माने, तो पहले हम क्या लिखेंगे, दो, क्योंकि पहले किरण दो में रही है, फिर क्या लिखेंगे, आपको पता होगा। अगर इसको हम सही से देखें तो साइन आई और साइन आर में आई की वैल्यू क्या रखेंगे, सी, आई का मान सी हो जाता है। कब, जब आर का मान 90 हो जाता है, 2 या 1। अच्छा, इसको हम पलटना चाहे 1 या 2 करना चाहे तो यहाँ पलट जाएगा कि नहीं जी, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 बटे साइन सी बराबर 1 या 2। साइन सी को उल्टा करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बना देगा, कोसेक सी। फिर कोणमिति में साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन लंब बटे कर्ण होता है और कोसेक कर्ण बटे लंब होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या चला जाएगा, मतलब आपका रिलेशन आ जाता है कोसेक सी बराबर 1। क्लियर हुई। क्रांति कोण को एक बार फिर बता दे रहे हैं, क्रांति कोण एक होती है, इसे हम यही बताते हैं कि सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्रांति कोण कहते हैं, इसी से प्रदर्शित करते हैं। और कोसेक सी बराबर होता है 1 या 2। क्लियर, जो कि स्नेल के नियम से लगा दिया गया है। अगला पॉइंट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप इससे भी आगे कर दोगे, सी से भी आगे, फिर वही फिगर बना रहे हैं, लेकिन आपको मान लीजिए लाइन सी वाली है, ये लाइन क्या है, सी। तो सी वाले पे प्रकाश की किरण किस पे जाएगी, एकदम सरफेस पे जाएगी। अगर आप प्रकाश की किरण को और उठा दिए, इस पे भेज दो, तो अंदर चला आएगा कि नहीं, और झुकेगा तो अंदर आएगा नहीं आएगा। और ये अब देखने में कैसा लगेगा, जैसे मिरर पे होता है, अपना माध्यम बदला कि नहीं बदला, अब कहाँ बदल पाएगा, जिस माध्यम में गया तो उसी माध्यम में लौट आया। मान लो ये मिरर माध्यम है और ये, तो आप तो करा रहे थे अपवर्तन, लेकिन जब क्रांति कोण से ज्यादा कर दिए, जब आई का मान, ये आई का मान ग्रेटर देन सी हो गया, सी से बड़ा हो गया, तब आपका प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद भी अपने माध्यम में लौट आया। अपने माध्यम में लौट आया मतलब ये वाला की वाला परावर्तन, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बिना दर्पण को यूज नहीं किया जा रहा है, यहाँ परावर्तन नहीं कराया जा रहा है, कराया अपवर्तन जा रहा है। प्रकाश की किरण को सघन से विरल में डाला जा रहा है, भेजा जा रहा है, लेकिन वो विरल में जा नहीं रहा है। अगर आप क्रांति कोण से ज्यादा कोण पे रख रहे हो तो वो पुनः अपने ही माध्यम में लौट आ रहा है, इसलिए इसका नाम अपवर्तन ना रख के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। मतलब पूरा का पूरा अंदर लौट आना, परावर्तित हो जाना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जाना जाता है। परिभाषा कैसे दोगे, इस घटना को क्या बताओगे, जब प्रकाश की किरण का कौन कोण, आपतन कोण, किस कोण से, क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होता है। जब किसी प्रकाश के किरण का सघन माध्यम में, विरल में नहीं, जब किसी प्रकाश किरण का सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो वह पुनः अपने ही माध्यम में लौट आता है। क्या गया इसमें विरल में, नहीं, बड़ा हुआ कि लौट आया इसी में, क्योंकि जब सी पे गया तब तक बराबर हुआ है, थोड़ा सा उठाओगे तो और झुकेगा तो नीचे चला आएगा। हम वही बात बता रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण का सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो वह पुनः अपने माध्यम में लौट आता है और इस घटना को पूरा समझ में आया? यस। ये दो चीजें तो समझ गए होंगे, तो लिखना ये आपकी समझ होती है, कितना बेहतरीन समझ रहे हो इस चीजों को, उसी हिसाब से लिखा और फिगर बनाया जाता है। यहाँ पे स्कूलों का ट्रैक है हर चीज को लिखाना, लिखाने का मतलब समझ लेना, वो आपको विकलांग बनाते हैं। विकलांग मतलब जानते हो, बिना बैसाखी के ना चलने वाला इंसान, मतलब जब तक तुम किताब देखोगे तब तक तुम्हें आएगा, जैसे किताब पढ़ लो वैसे आप भी बन
जैसे सर जी जब तक क्लास में रहेंगे तब तक आप आइंस्टीन, ये तो फिर लल्लू लाल तो ही हो इंट्रोल के बाद। ऐसी चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, रटना नहीं, समझना। अब तुम सोचो कि जो हम लिखेंगे वही सही है, और हम लिखेंगे क्या? जो समझ पाए हैं। क्या समझ पाए हैं? यही हम समझ रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण का, जब किसी भी प्रकाश की किरण का सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो वह पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाता है और इसी घटना को पूर्णांतरिक। हमको ये समझ में आया था, आज हम बोल रहे हैं, आपको ऐसे समझ में आएगा, आप एग्जाम में लिख देंगे। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक, हम इन तीनों चीजों पे फिर से एक बार बताएंगे इवेंट को लेकर। परावर्तन की कुछ घटनाएं आपको देखने को मिलती है, जैसे मिरर के सामने हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं। किसी दर्पण में मनुष्य द्वारा अपना चेहरा देखना कौन सी घटना है? परावर्तन। किस घटना से होती है? परावर्तन से होती है। दूसरा नंबर आपने देखा होगा कि हम लोग किसी भी शीशे द्वारा लाइट को रिफ्लेक्ट करके दूसरे जगह पहुंचाते हैं। जैसे धूप में आप शीशा लेके बैठ जाओ और उसको इधर उधर करोगे तो एक चमक उत्पन्न होगा। अक्सर किसी के घड़ी उड़ी से भी हो जाता है, चेहरे पे आ जाता है। वहां पे आपने देखा होगा हम लोग जो शीशे को धूप में रख के लाइट को अंधेरे में पहुंचाते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन। तो वो हर घटना एक ही वजह से नहीं होती है। अब हम अपवर्तन से बताने जा रहे हैं। कौन सी घटना अपवर्तन से होती है? तारों का टिमटिमाना, उसे तारे टिमटिमाते नहीं है बल्कि हमें टिमटिमाते हुए पर दिखाई देते हैं, और वो किस घटना के कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। मरीचिका का बनना आपने देखा होगा, रेगिस्तानों में हमारे पेड़ों के उल्टे पटरी दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि आपको रोड पे भी मरीचिका दिखते हैं। मरीचिका का मतलब होता है एक जल का अनुभव करना, पानी का अनुभव करना, जबकि वहां पानी होता नहीं है, फिर भी हमें पानी जैसा लगता है। ऐसा ज्यादातर रेगिस्तान के एरिया में लगेगा। यहाँ पे प्यासे कई बार अपने रास्ते से भटक जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जैसे जहाँ पेड़ वो देख लेंगे तो पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखेगा, लगेगा तालाब है और पानी में दिख रहा है पेड़ उल्टा, तो वो दौड़ के वहां जाएंगे और वहां पानी रहेगा। फिर वो दूर देखेंगे तो दूर उन्हें फिर पानी दिखेगा, फिर वो इसी तरह रेगिस्तान में भटक जाते हैं। तो जो रेगिस्तान के यात्री होते हैं उन्हें सजेशन दिया जाता है कि आप पानी के लिए इधर उधर भाग दौड़ ना करें, वो आपकी मरीचिका का इफेक्ट है, वास्तव में वहां पे पानी नहीं होता है। ऐसा आपने अपने रोड पे भी कभी कभी मरीचिका को देखा होगा। ये किस घटना की वजह से होता है? किस घटना की वजह से? की वजह से होता है। अपवर्तन ही होता रहता है, एक बीच में गए क्या हो जाता है? होता तो अपवर्तन, एक बीच में गए क्या हो जाता है? पूर्णांतरिक परावर्तन। आपको अगला पॉइंट बता दें, जैसे आपने देखा होगा फाइबर्स, जो ऑप्टिकल फाइबर आते हैं, प्रकाशिक रेशे आते हैं, उनमें आपने मेले में वो देखो फुलझड़ी, नीचे बल्ब जलाओ सभी का पॉइंट जलता है। वो पॉइंट जो जलता है वो किसकी वजह से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसमें एक पाइप होती है पतली सी, इसमें बल्ब यहाँ जलता है और यहाँ से जब लाइट एंट्री करती है उस पदार्थ में तो बाहर नहीं निकल पाती है, और उसी में क्या करती है? रिफ्लेक्ट हो के पूर्ण आंतरिक यहाँ निकलेगी। तो जब प्रकाश यहाँ निकलेगा तो तुम्हें लगेगा यहाँ बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है नीचे आपके उस पाइप पे बॉटम पे बल्ब जलता है, लेकिन वो लाइट सभी तारों की वजह से, आपने अक्सर देखा होगा फुलझड़ी जैसा आता है, मेले में रख के रात में बेचते हैं और सबका पॉइंट जगमग जगमग करता है जुगनू की तरह। वो जुगनू की तरह जो चमकता है वो उसके एंड से नहीं जलते, प्रकाश नीचे से आ रही है, अलग है कि उस फाइबर में से बाहर निकल नहीं पा रही है। क्यों नहीं निकल पा रही है? उसकी वजह से वो एंड पे आके निकल रही है और ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। हीरे का चमकना, हीरा लगातार अंधेरे में भी चमकता है और उजाले में भी चमकता है, उसके चमक का कारण क्या है? पूर्णांतरिक परावर्तन। तो आपको समझ में आना चाहिए क्रांतिक कोण क्या है और पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है। समझ में आ गया? अब प्रकाश की जो भाई अगली घटना आती है वो होती है वर्ण विक्षेपण। यहाँ पे हमने पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में बताया है। आप क्या पढ़ेंगे? ये भी प्रकाश की एक घटना है, प्रकाश की ये भी घटना थी और ये भी घटना थी। क्रांतिक कोण का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं है। क्रांतिक कोण क्या हुआ? मैंने अपने दैनिक जीवन में कहीं दिखाई नहीं देता क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण मेजर किया जाता है, उसी की वजह से तो पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। क्रांतिक कोण एक कोण है, उस कोण के नीचे अगर आप करते हो प्रकाश प्राप्ति तो बिगड़ भी निकल जाएगा।
लेकिन अगर उस कोण से ज्यादा कोण पे आप सघन माध्यम से प्रकाश को भेजते हो तो मिरर माध्यम में ले जाके पूरे लौट आएगा, और उस कोण से अब वो कोण अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, तो कैलकुलेट करना पड़ता है, जो यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा सी का मान। अब जय डिग्री ये बता देगा उतनी डिग्री से ज्यादा पे जब भेजोगे तो प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी नहीं। अक्सर करके आप जब किसी पार्क में जाओगे तो पार्क को डेकोरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तालाब में बल्ब लगाएंगे, अंदर तालाब के पानी के अंदर बल्ब लगाएंगे, और वो बल्ब लगाने के बाद उसमें ऐसे एंगल पे रिफ्लेक्ट कराते हैं कि वो पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाए, मतलब प्रकाश बाहर ना निकल के फिर पानी में लौट जाए, जिससे पानी के अंदर आपको जगमगाता हुआ एक अच्छा सा दृश्य दिखेगा। तो वो आप वाटर पार्क में देखने को रात में पाओगे। अगर तो हमारे प्रकाश की 3 घटनाएं 4 फिर से रिपीट कर देते हैं। परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे गिरती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, तो घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। जब किसी प्रकाश किरण के लिए उसका आपतन कोण सघन माध्यम में क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो वह पुनः अपने माध्यम में लौट आता है। इस घटना को पूर्णांतरिक। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, वर्ड विक्षेपण। आप नोट्स के लिए चिंता मत करना, वो नोट्स हम आपको दोनों जगह पे अवेलेबल करा देंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देंगे। वो आपके पास नोट्स रहेगा तो नोट्स पढ़ोगे तो बड़ी मजा आएगा, तो समझने के बाद मजा आता है, समझने से पहले बेकार किसी काम का नहीं है। संस्कृत में भले शायरी लिखा है, खूब बढ़िया बढ़िया शायरी, वो बिहारी लाल वाला, उद्धव माधव गोपी वाला, लेकिन वो है संस्कृत में, तो मजा तब आई जब मुझे समझ में आई कि गोपी का बात नहीं, कृष्ण का बात नहीं, तो नहीं समझ में आई। ऐसे हमारी साइंस होती है, सब्जेक्ट बात पढ़ो तो कुल मजा है, समझे पहले। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण मतलब रंग, वर्ण का मतलब रंग होता है, विक्षेपण का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, डिस्पर्स होना। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है रंगों में टूटना। देखा गया है कि हम लोग पहले नंबर जाने इसमें प्रिज्म, क्या जाने? अब ध्यान से देखना, हम एक एक करके बता रहे हैं। प्रिज्म क्या होता है? पहला कंडीशन यही सबका व्हाट इज द प्रिज्म, तो हम बताएंगे ये एक प्रकाशिक यंत्र है। ये क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस है, ये ऑप्टिकल डिवाइस है, प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकाश में यूज होता है। वैसे लेंस भी प्रकाशिक है, लेकिन लेंस का भी परिभाषा था, यह पारदर्शी माध्यम है। किसका? दो समतल या गोलीय पृष्ठों से घिरा। लेंस क्या होता है? दो समतल या गोलीय पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। ये दो समतल पृष्ठों से घिरा, कितने पृष्ठ है? और एक तिरछे आनत पर घिरे हैं और एक तिरछा पे घिरे हैं, आनत। एक तलिए है और एक, इसको आप कलर कर सकते हो, पेंटिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इससे। उसे आता नहीं पेंटिंग, ताकि घुमा के भी रख सको, लेकिन आप इससे नहीं मतलब, हमें दो पृष्ठ से मतलब है। ये दोनों पृष्ठ समतल है, बोलिए समतल। घेरे हैं कि नहीं? किस कोण पे गिरे या सीधा सीधा है? तो हमें यही बात बताना है कि जब दो समतल पारदर्शी पृष्ठ, जब दो समतल पारदर्शी क्यों करें? ताकि वो लकड़ी का रख ले लेगा, नहीं तो लाइट उसमें जा ही नहीं पाएगा। पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी मतलब जैसे ग्लास सबसे बेहतर है, कांच पारदर्शी होता है। परिभाषा हम कैसे बताएंगे? जब दो समतल पारदर्शी पृष्ठ किसी एक कोण पर झुके होते हैं, किसी कोण पर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, जब दो समतल पारदर्शी पृष्ठ किसी एक कोण पर झुके होते हैं तो उस सिस्टम को या उस डिवाइस को, उस यंत्र को क्या कहते हैं? प्रिज्म। जिस कोण पे झुके होते हैं उसे प्रिज्म का कोण कहा जाता है। एक इसका नाम क्या बनेगा? प्रिज्म का कोण, प्रिज्म, या इसको एक टर्म कोई और बोलते हैं इसे, आनत। आनत मतलब तिरछा, कितने पे तिरछा है उसी कोण को आनत कोण भी कर सकते हो। ये समझ में आ गया?
प्रिज्म कहीं लिखना होगा लिख ले जाओगे। प्रिज्म क्या चीज है? दो पारदर्शी समतल पृष्ठ जब किसी एक निश्चित कोण पे झुके होते हैं, एक निश्चित कोण पे झुके होते हैं तो उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं, और उन दोनों पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण या आनंद कोण कहते हैं। इसे कैपिटल ए से लिखा जाता है। 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री कुछ हो सकता है। दूसरा फैक्ट, जब इसी प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण गिरेगी तो इसमें दो बार अपवर्तन होगा, जैसे लेंसों में दो बार होता है। जब पहले बार हवा से कांच में जाएगा, वायु से कांच में घुसेगा तो अपवर्तन होगा। ऐसा माना जाता है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। वैसे ये जा कैसे रही थी? सीधा सीधा ऐसे, लेकिन ऐसे जा नहीं पाएगी। इस पे हम अविलंब डालेंगे और ये अविलंब की तरफ झुकेगी, विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की तरफ झुकेगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा अविलंब की तरफ। फिर जैसे यहाँ पहुंचेगी तैसे फिर अपवर्तन होगा, क्योंकि कांच से फिर कहाँ आ रही है? वायु में। यहाँ पे हम अविलंब डाल देते हैं। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, वो अविलंब से इस बार दूर हटेगी। तो दूर अविलंब यहाँ पे है तो इससे पास ना जाके दूर हटेगी, मतलब प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें कितने बार अपवर्तन होते हैं? दो बार। एक बार पहले पृष्ठ से, एक बार दूसरे पृष्ठ से। एक बार पहले पृष्ठ से, एक बार दूसरे पृष्ठ से। और अगर हम लोग फाइनल जाने वाले किरण ये है इनिशियली पहले और फाइनल जाने वाला ये स्टार्टिंग में किरण ऐसे गया था, दो बार अपवर्तन होने के फाइनल ऐसे गया। इन दोनों लाइन को पीछे कर लो। तो जैसे प्रकाश भेजा गया था, स्टार्टिंग में प्रकाश जिस तरह भेजा गया था वो था ये रास्ता, तो फाइनल जिससे गया है वो है इन दोनों के बीच जो कोण बन जाता है उसको हम डेल्टा से दिखाते हैं। तो है क्या? विचलन। मतलब प्रिज्म भी विचलित करता है, प्रकाश को मोड़ देता है। इस विचलन कोण में संबंधे भी आपके पास है, तो फार्मूले को लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ इसको बोला जाता है आई, क्या बोला जाता है? आई अविलंब से आने पर, और आई मतलब इंसिडेंट की वजह से। और यहाँ पे जो ये अविलंब है, जो अविलंब है, ये अविलंब है ना, ये वाली लाइन, और यहाँ ये वाली अविलंब थी। ये अविलंब से जो इसका कोण बनता है इसको बोलते हैं आई, इमर्जेंट, निर्गत कोण, निकलने वाली किरण। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा R1, और यहाँ जो कोण बनेगा वो बनेगा, क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शन हुआ है, एक में R1 एक में R2। इस तरह के हम कोर्स ले लेते हैं। इसमें अभी कंडीशंस मिलते हैं आपको। देखा गया है कि जो I होता है प्लस E होता है, I और प्लस E, और माइनस डेल्टा होता है, वो एक इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एक। क्या क्या? I प्लस E माइनस डेल्टा इक्वल टू ए। 3-4 कोण में से 2 कोण पता रहे, तीसरा तो मिल ही जाएगा। और दूसरा R1 प्लस R2 जो होता है वो भी है। कोई प्रॉब्लम? ये दोनों इसके सूत्र है, प्रूव करके हम दिखवाएंगे। जब डेरिवेशन कराएंगे तो हम प्रूव करके दिखाएंगे ये फार्मूला कैसे आया। इन आज तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा कि ऐसा होता है, और मेडिकल में यही से सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इस कर्व को से आगे पीछे करें तो यहाँ डिस्टर्ब होगा कि नहीं? और ये विचलन कोण घटेगा बढ़ेगा। जो सबसे कम मिलेगा उसे हम निकाल लेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम माने कम से कम, अल्पतम विचलन कोण के लिए हम उसको डेल्टा यम कहते हैं। डेल्टा यम माने मिनिमम। और ऐसे कंडीशन में आई ई के बराबर हो जाता है, R1 R2 के बराबर हो जाता है। जब अल्पतम ऐसे कम ज्यादा करोगे यहाँ पे तो यहाँ विचलन कोण कम ज्यादा होगा। जो सबसे कम निकलेगा वो तब निकलेगा जब R1 R2 के बराबर हो जाएगा और I E के बराबर हो जाएगा, उसी समय तुम्हें सबसे कम मिलेगा। और ये जो बीच वाली लाइन है ना वो इसके समांतर हो जाएगी, तभी आपको सबसे कम वाला विचलन मिलेगा। और सबसे कम विचलन जब मिलेगा तब आपको निकाला जाता है n इक्वल टू, इसका अपर्तनांक n इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा यम
ये डेल्टा है वो बटे 2 अपान साइन ए बटे 2। कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे और आई होप कि 12th में भी पढ़ेंगे। ये अल्पतम विचलन के लिए है। हाँ, अल्पतम विचलन से अपवर्तनांक निकाला जाता है ये। अच्छा, यहाँ क्या हो गया था? तभी अल्पतम विचलन निकलेगा जब स्मॉल ई के बराबर हो जाएगा, r1 r2 के बराबर हो जाएगा। वह जो डेल्टा था वो क्या बन जाएगा? डेल्टा यम, विचलन थोड़ा अल्पतम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये लगाया जाता है। अगर हम इसमें पतला प्रिज्म यूज करते हैं जी, पतले प्रिज्म के लिए, पतला प्रिज्म मतलब जब आपका ये कोण, यहाँ वाला कोण जो ए है वो इसे सटाते सटाते तरीकों को झुकाते चले जाओ, कोण कम होगा कि नहीं? मान लो 2 डिग्री हो गया, इसको ऐसे दबा दो, ये कम होगा कि नहीं? और एकदम पतला सा कर दिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसको पतला बोलते हैं। वैसे 4 डिग्री तक हम लोग पतला लेंस बोलते हैं। अगर पतला हो गया तो उसके लिए एक और भी फार्मूला है, डेल्टा यम बराबर यम माइनस 1 इंटू ए। ये सब फार्मूले कहाँ पे यूज होंगे? न्यूमेरिकल लगाते समय। फार्मूला आया कैसे है? डेरिवेशन से। तो डेरिवेशन में हम सब कुछ करके दिखाएंगे सब कैसे आया, लेकिन फार्मूला आएगा तभी डेरिवेशन का मजा ले पाओगे कि ये फार्मूला कैसे आया, हम ढूंढते हैं। अब इसी फार्मूला जानो कि पतले प्रिज्म में इसको लगा सकते हैं, वह बड़े प्रिज्मों में ऐसा लगा सकते हैं, और जब वो अल्पतम विचलन ना हो तो कुछ ऐसा रूल चलता है। अब अगली बात आती है कि ये प्रिज्म एक काम और करता है, इसमें अलग अलग रंगों की चाल अलग अलग होने की वजह से इसमें रंग टूट जाते हैं। तीसरी घटना अब बताने जा रहे हैं वर्णित। जब एक श्वेत प्रकाश, श्वेत मतलब जिसमें टोटल प्रकाश होता है, सनलाइट जिसको नॉर्मल लाइट बोलते हैं, किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। जिससे सबसे नीचे कौन जाता है? वायलेट। और सबसे ऊपर कौन होता है? रेड होता है, क्योंकि रेड की चाल सबसे ज्यादा और बैगनी की चाल सबसे कम होती है, इसीलिए लाल पहले निकल जाता है, लेकिन बैगनी थोड़े नीचे होकर निकलता है, ज्यादा ही डेविएशन होता है। अब किसी भी श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 सेवरल कलर्स में ब्रेक डाउन होती है, रंगों में टूटती है, और इस घटना को क्या कहते हैं? क्लियर? गोल्ड विक्षेपण क्या हुआ? जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है, जिसको ऑर्डर में देखें तो विबग्योर के अकॉर्डिंग ऑर्डर भी रख सकते हैं। और ये तरंगदैर्घ्य के आधार पे सेटअप है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य रेड का होता है और सबसे कम वायलेट या ब्लू का होता है, इसलिए वो ऑर्डर पे अरेंज है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसकी है? रेड, इसलिए वो पहले निकला है। तो सबसे कम किसकी है? वायलेट की। सबसे कम विचलन किसका हुआ? रेड का। तो सबसे कम झुका रेड, सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ? वायलेट का। तो ये चीजें आप यहाँ से जा सकते हो, इससे वो विक्षेपण को दिखा सकते हो। तो सबसे पहले प्रिज्म आना चाहिए, प्रिज्म का कोण आना चाहिए, फिर प्रिज्म से संबंधित विचलन के बारे में आना चाहिए, और फिर वर्ग विक्षेपण आना चाहिए। विचलन के लिए कई बार ग्राफ पूछा है, विचलन के ग्राफ क्या होते हैं? तो डेल्टा यम और आई में ग्राफ खींचा गया है, और वो ग्राफ कैसे होता है? यहीं पे जो सबसे कम है तो डेल्टा यम मिलता है, ये डेल्टा का ग्राफ है, विचलन होगा। कम मिलता है जब आई ई के, मतलब जैसे जैसे यहाँ घटाओगे बढ़ाओगे, ई का मान बढ़ाओगे तो पहले विचलन घटेगा घटेगा घटेगा, मतलब आई को जैसे रख लिए, आई को बढ़ा रहे हो, पहले प्रकाश ऐसे था, अब आई को बढ़ा रहे हो, तो पहले आपका विचलन घटेगा 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 घटेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब सबसे कम विचलन हो जाएगा। अब फिर बढ़ाओगे तब विचलन क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब विचलन पहले घटता है फिर बढ़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कब? जब आई ई के इक्वल होता है, तब आपको अल्पतम विचलन मिलता है। ये कई बार कंपटीशन में ग्राफ पूछा है कि इसमें क्या है, जो कि हमारे मेंस में भी एक बार आ चुका है। हमारे मेंस में पूछा था ये कौन सा ग्राफ सही है। एक ग्राफ ऐसे दिया था, एक ग्राफ ऐसे दिया था, एक ग्राफ ऐसे दिया था, और एक ग्राफ ऐसे दिया था। कौन सा सही था? जिसमें आता है वो तो लगा सकता है बेहतरीन। तो ये किसका ग्राफ है? विचलन कोण और आपतन कोण के बीच का है। ठीक, तो इसके आगे कर लो।